आखिर जंग अजीम और क्यों लड़ी गई? आखिर कैसे एक 19 साल के बच्चे ने जंग छेड़ दी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया? वर्ल्ड वॉर 1 में किसने दिया किसका साथ और किसने किसकी पीठ पर छुरा घोंपा? ये सब और बहुत से खुफिया राजों के बारे में जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखें। मेरा नाम है सिद्रा जीवन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दुनिया में कोई भी जंग वाकयात की एक ऐसी लड़ी के बिना पर लड़ी जाती है जो कि पिछले कई अरसे से वुकू पजीर हो रहे होते हैं और फिर कोई ऐसा एक सानेहा रूनुमा होता है जो कि पिछली वजूहात की वजह से पैदा होने वाली चिंगारी को हवा देने के लिए काफी होता है और इस जंग अजीम की शुरुआत की वजह बनता है। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें कि अगर बारूद को एक माचिस की तीली से आग लगाई जाए तो इसके नतीजे में जो धमाका होगा उसमें तीली का किरदार बहुत कम और बारूद का किरदार बहुत ज्यादा होगा। साल 1914 में यूरोप में ऑस्ट्रिया और हंगरी के मुल्कों को मिलाकर एक एम्पायर था जिसे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कहा जाता था और ये आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी से कई गुना बड़ा था। जर्मन एम्पायर भी आज की मौजूदा हालत से काफी वसी था। रूस में रशियन एम्पायर था और आज जहाँ तुर्की मौजूद है वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया हुआ करती थी जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। इन सब के अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। उस वक्त ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों में बादशाहत कायम थी। सिर्फ 3 ऐसे मुल्क थे जो कि जमहूरी निजाम हुकूमत पर रवादमा थे जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मारिनो शामिल थे। मशरकी यूरोप में सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहा जाता था। तो हुआ कुछ यूं कि सन 1878 रशियन एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान एक जंग हुई थी। बाल्कन कंट्रीज सल्तनत उस्मानिया से आजादी चाहते थे और रशियन एम्पायर इन्हीं बाल्कन कंट्रीज का हामी और इत्तेहादी भी था। इस जंग का इख्तिताम जंग बंदी के एक मुआहदे पर हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ बर्लिन कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ये हक हासिल था कि वो बोस्निया और हर्जेगोविना को आर्जी तौर पर चला सकता है, लेकिन ये खत मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा ही रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हर्जेगोविना को फतह करके वहां अपनी हुकूमत कायम कर ली। उन दिनों सल्तनत उस्मानिया में दरारें पड़ने लगी और बढ़ते बढ़ते सरहदों में तब्दील हो रही थी। बुल्गारिया में सल्तनत उस्मानिया से आजादी हासिल करने में कामयाब हो चुका था। बोस्निया और हर्जेगोविना वो ममालिक थे जो 400 साल तक उस्मानियों के ज़ेरे असर थे, इसीलिए वो खुद मुख्तार होकर अपनी रियासत कायम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका और वहाँ हंगेरियन एम्पायर का झंडा लहराना शुरू हो गया जिससे बोस्निया के लोगों के अंदर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ रही थी क्योंकि सब आजादी चाहते थे। उनके हमसाये मुल्क सर्बिया में भी लोग सीख पाते क्योंकि सर्बिया बोस्निया का हमसाया होने के साथ साथ एक स्लाविक मुल्क भी था। इसलिए सर्बिया ने बयान जारी किया कि ऑस्ट्रिया सिर्फ बोस्निया का इलाका फतह नहीं कर रहा बल्कि हमारे जनूबी इलाकों पर भी कब्जा जमा रहा है। अब चूंकि ऑस्ट्रो हंगरी के वजीर खारजा ने पहले से ही रशियन वजीर खारजा के साथ ये तय कर लिया था कि जब हम बोस्निया पर कब्जा करेंगे तो रशिया कोई मजम्मत नहीं करेगा। रशिया ने ये बात मान ली थी क्योंकि वो इसके बदले स्ट्रीट ऑफ बॉस्फोरस पर अपना कब्जा करना चाहता था और जो कि बड़े अरसे से सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में था। इसीलिए दोनों के दरमियान मुआहदा तय पा गया कि दोनों एक दूसरे की राह में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असल मसला तो रशिया के अंदर मौजूद स्लाविक लोग थे जो कि बोस्निया में मौजूद स्लाविक लोगों के इत्तेहादी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ थे। इसीलिए वो चाहते थे कि रशिया सर्बिया को सपोर्ट करे। रशियन एम्पायर चूंकि कमजोर हो चुकी थी इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी अपने लोगों की बात माननी पड़ी और रशिया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1990 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का सर्बिया पर कब्जा करने का जुनून सर उठाने लगा, लेकिन चूंकि रशिया सर्बिया के साथ था इसलिए ऑस्ट्रो हंगरी को जर्मनी को अपने साथ इत्तेहादी बनाना पड़ा। दूसरी तरफ रशिया फ्रांस को अपने साथ मिलाकर सर्बिया का इत्तेहादी बनने और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी के खिलाफ इत्तेहाद पर जोर देता है, लेकिन फ्रांस पीछे हट जाता है।
रशिया को मजबूरन खामोश बैठना पड़ता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब बात पहुंचती है 1911 में, जहां बोस्निया में एक तहरीक आजादी की शुरुआत होती है, जिसे यंग बोस्निया का नाम दिया जाता है। ये तालिब इल्मों के एक ग्रुप पर मुश्तमिल तहरीक थी, जिसकी मदद सर्बिया कर रहा था। उनकी तहरीक का मकसद पहले बोस्निया और हर्जेगोविना को आजाद करवाना और फिर उनको सर्बिया में शामिल करके एक मुत्तहिद जनूबी स्लाविक रियासत यूगोस्लाविया बनाना था। इसके बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस फ्रिडिनेंड अपनी बीवी सोफी के साथ बोस्निया के मकबूजा हिस्से पर दौरा करने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में यंग बोस्निया के 6 जवान धाक लगाए उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। जब प्रिंस की गाड़ी इनकलाबियों के करीब से गुजरती है तो एक इनकलाबी जिसका नाम कैब्रोनोविक फर्डिनाइट की गाड़ी पर एक दस्ती बम फेंकता है, लेकिन बम गाड़ी से टकराकर साइड पर फट जाता है, जिसके नतीजे में 20 लोग जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फर्डिनेंड बचकर भाग निकलता है। बचने के बाद अपना दौरा कैंसिल कर देता है और सिर्फ इस हादसे में जख्मी होने वालों की अयादत को जाने का प्लान बनाता है। जब उनकी गाड़ी अस्पताल से थोड़ी ही दूर होती है तो गलती से अपने रास्ते से पहले ही मोड़ मुड़ जाती है। ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करता है, लेकिन तभी उनकी नजर इनकलाबी पर पड़ती है, जो कि बंदूक लिए उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। 19 साल का एक तालिब इल्म जिसका नाम गाविर्लो प्रिंसिप था, ये गोली चलाकर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को कत्ल कर देता है। गाविर्लो को 20 साल से कम उम्र होने पर फांसी के बजाय 20 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। इस सूरत हाल के चलते ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का बादशाह गुस्से में आग भगूला हो जाता है और सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ देता है। ये सूरत हाल देखकर रशिया सर्बिया की मदद को पहुंचता है। उधर जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए आ जाता है। इस बार फ्रांस भी रशिया का इत्तेहादी बनकर मैदान में आ जाता है। सल्तनत उस्मानिया, जो कि पहले ही से रशिया के खिलाफ थी और मौके की तलाश में थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की हिमायत में आगे आ जाती है। यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस भी ट्रिपल एंटिटी के तहत इत्तेहादी थे, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम भी अपने इत्तेहादियों के दिफा में आ जाता है और इस तरह यूरोप का खित्ता एक अजीम जंग की लपेट में आ जाता है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की मदद करने के लिए अमेरिका और जापान भी इसमें शामिल हो जाते हैं और वो मुल्क भी जिन पर ब्रिटिश कब्जा था, जैसे कि बरसगीर पाक व हिंद, क्योंकि उस वक्त जंगें कुव्वत बाजू पर लड़ी जाती थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला किया कि जिन मुल्कों पर हमारा कब्जा है वहाँ के गुलामों को इस जंग में ले जाकर लड़वाया जाए। और इसी सोच के चलते बहुत से हिंदुस्तानियों ने भी जंग अजीम अव्वल में बरतानिया की नुमाइंदगी की थी। ये सब वो वाकयात थे जो जंग अजीम अव्वल के वुकू पजीर होने का मुअज्जब बने। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये सारे मुल्क आखिर क्यों एक दूसरे के खिलाफ थे। इसकी 4 वजूहात बताई जाती हैं: नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंसेस। सबसे पहले वजह नेशनलिज्म था। उस दौर का नेशनलिज्म सिर्फ और सिर्फ फाशिज्म पर मुनहसर था। हर मुल्क सिर्फ अपनी इजारादारी कायम रखने की रेस में था और दूसरों को खुद से कमतर दिखाने की ख्वाहिश ही उस दौर का नेशनलिज्म थी। दूसरे नंबर पर आता है एम्पेरियलिज्म। एम्पेरियलिज्म का मतलब है अपने इलाके और असासों का बढ़ाना। हर मुल्क पर राजों महाराजों की हुकूमत होने की वजह से हर राजा ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करके अपने आप को बरतर साबित करने की दौड़ में लगा था और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करके उसके कीमती ज़खायर हासिल करना ही उसका मकसद होता था, जिसकी वजह से बेशतर मुल्क खुशी से जंग में शामिल हुए। तीसरी जंग अजीम की एक बड़ी वजह मटेरियलिज्म भी थी। कोई भी जंग लड़ने के लिए और किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री का होना और उससे बढ़कर मिलिट्री का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और फौज को मजबूत करने के लिए बेबहा दौलत खर्च की जाती थी ताकि जब चाहे जहां चाहे मिलिट्री को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। चौथा नंबर आता है अलायंसेस का। हर मुल्क को बचे रहने के लिए मदद की जरूरत होती थी, इसीलिए हर मुल्क किसी न किसी मुल्क का इत्तेहादी था और चाहते न चाहते हुए भी उसे अपने इत्तेहादी का साथ देना पड़ता था ताकि वक्त आने पर खुद भी मदद हासिल कर सके। इस उसूल के चलते बहुत से ममालिक इस जंग में शामिल हुए और यूं
दुनिया की एक अजीम जंग लड़ी गई। जंग आजादी अना की तस्कीन के लिए तो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन कभी भी आम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होती। जहां जंग शुरू करने वाले दूर बैठकर कभी लाशों पर तालियां बजाते हैं और कभी लाशों के सामने टोपियां उतारकर आंसू बहाने की अदाकारी करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ जंग में हलाक होने वाले फौजी जवानों के घर वीरान हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और रिश्ते सिर्फ अश्क भरी आंखों से जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए 1909 में थॉमस हार्डी ने जंगों के खिलाफ एक नज्म भी लिखी थी, द मैन ही किल्ड। इस नज्म का खुलासा कुछ यूं है, जंग में दो फौजी एक दूसरे को गोली मार देते हैं क्योंकि दोनों बेरोजगार थे, दोनों के पास काम नहीं था, पर दोनों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और फौज में भर्ती हो गए और आज मौत की वादियों में खो गए। लेकिन अगर यही दोनों फौजी एक दूसरे को किसी होटल में मिलते तो आपस में गपशप करते, खाना खाते, खुशियां मनाते और पार्टी करते। कुछ फौजी जंग के उस दौर में भी जज्बाती होकर लड़ने के बजाय अमन पर कायम रहे। फ्रांस में एक यूरोपीय बटालियन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जंग लड़ने से इनकार कर दिया। रशिया में फौजियों ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी और इससे भी बढ़कर 1914 में दौरान जंग क्रिसमस का त्योहार जर्मन और ब्रिटिश फौजियों ने एक साथ मनाया। इस कदर जंग के माहौल में साथ गाने गाए, खाना खाया और रक्स भी किया, क्योंकि एक आम आदमी बिला वजह किसी को मारने को तैयार नहीं होता। इसीलिए उस दौर में फौजियों को ना लड़ने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती थी और जंग लड़ने पर मजबूर किया जाता था। बहरहाल जंग अजीम हुई और इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।